धाकड़ खबर, बेखौफज़ुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। वैश्विक हलचल, जी हाँ, वैश्विक हलचल का वो ताज़ा बुलेटिन लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो चुके हैं, जिसमें हम बात करते हैं देश दुनिया ही नहीं, गाजा, फिलिस्तीन, इजराइल और ईरान से जुड़ी हुई कुछ खास खबरों की। और पिछले 2 दिनों से लेबनान और सीरिया सुर्खियों में बना हुआ है। पहले यहाँ पर पेजर ब्लास्ट हुए, कल यहाँ पर वॉकी टॉकी ब्लास्ट हुआ, और उसके अलावा और भी बहुत सारी चीजों में ब्लास्ट होने लगे, जिसके बाद पूरी दुनिया में एक सनसनी सी फैल गई है कि क्या आने वाले समय में अब आपकी जेब में रखा हुआ, आपके पॉकेट में रखा हुआ मोबाइल जो है वो एक टाइम बम बन जाएगा, कभी भी उसको ब्लास्ट करके आपको और आसपास के लोगों को उड़ा दिया जाएगा। इस पर विस्तार से बात करेंगे, क्योंकि जो चीजें निकलकर ताइवान से आ रही हैं, जो चीजें निकलकर हंगरी से आ रही हैं, उसमें अमेरिका बच नहीं पा रहा है। हालांकि अमेरिका बार बार सफाई देने की कोशिश भी कर रहा है। और इन तमाम चीजों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं कृष्णकांत जी यानी के जी, जो भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड ऑफिसर हैं और जियो पॉलिटिक्स पर वाकई में अपनी पैनी और गहरी नजर रखते हैं। बहुत शुक्रिया सब वक्त देने के लिए। थैंक यू मिस्टर अकरम। मुद्दा तो आज हमारा लेबनान वाला ही अहम रहना है, लेकिन क्योंकि बुलेटिन वैश्विक हलचल का है तो कुछ बड़ी बड़ी खबरें बाकी देशों की भी हम लेंगे। और इसमें जो पहला अपडेट हमारे पास आ रहा है वो है आदित्य ठाकरे के हवाले से। उद्धव ठाकरे के बेटे हैं, आज चेन्नई में बांग्लादेश की टीम भारत के साथ क्रिकेट मैच खेल रही है, तो उन्होंने सवाल उठा दिया कि क्या बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ कुछ नहीं हुआ है, इस बात को क्लियर करे विदेश मंत्रालय। आप कैसे देखते हैं इसको? यह एक तरह से कहें तो काउंटर अटैक दोनों एक दूसरे को कर रहे हैं। जब से शिवसेना भाजपा से अलग हुई और भाजपा ने शिवसेना को तोड़ दिया, यानी अब एक शिवसेना बाल ठाकरे का जो ग्रुप है इनका अपने साथ है, और इस पे आक्रमण बार बार करते हैं कि हिंदुओं को धोखा दिया। भाजपा इन पर आरोप लगाती है कि आप कांग्रेस के साथ मिलके और नेशनल कांग्रेस पार्टी के साथ, एनसीपी के साथ मिलके आप जो राजनीति कर रहे हैं वह धोखाधड़ी है। इन्होंने कहा है कि आप हंगामा मचा रहे हैं। आप देखें तो हमारे प्रधानमंत्री ने जब पूरे विश्व के गुरु वास्तव में कहें उसका अधिकारी यानी उसका प्रेसिडेंट, वह उनसे जब बातचीत करते हैं तो बाइडेन को बताते हैं कि हिंदुओं की रक्षा करें बांग्लादेश में। अब क्या हो गया? अब बांग्लादेश के साथ आप क्रिकेट क्यों खेल रहे हैं? पहले उनके दादा ने पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने पर रोक लगाई थी, कई क्रिकेट मैच को उन्होंने बंद करवाया था, अब क्यों नहीं कर रहे? तो यह केवल घृणा की राजनीति, काउंटर और काउंटर अटैक हो रहा है, और इसका जनता से वास्तव में कहें तो कुछ भी लेना देना नहीं है। जी, एक चीज तो है सर कि देखिए, धर्म से बड़ा धंधा ही है सर। या तो कह रहे थे कि धर्म के आधार पे हिंदू को वहां मारा जा रहा है, लेकिन अब धंधा है, बांग्लादेश के साथ मैच खेलेंगे, पैसा करोड़ों कमाना है। नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, अडानी हो, अडानी का पैसा भी फंसा पड़ा बांग्लादेश में, वो भी निकलवाना है। तो धंधे के लिए कुछ भी, धर्म भरम सब खत्म अब। बिल्कुल सही बात है। और इस धंधे में कहें तो आज इंडियन क्रिकेट बोर्ड का जो प्रेसिडेंट है वह कौन है? वह अमित शाह के बेटे हैं, और यही लोग उसको चला रहे हैं। इन लोगों का जो अभी हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं दोवाल, उनके बेटे और बाकी लोगों का धंधा, ट्रेड कहें तो पाकिस्तान के साथ बहुत जबरदस्त है, चीन के साथ बहुत जबरदस्त बढ़ा हुआ है। तो धंधा जो है सो प्राइम है, जो सारा प्रोडक्शन है उसका डिस्ट्रीब्यूशन यानी बाजार सो के पहुंचता है, किस किस तरीके से कहां से जाता है। रूस का तेल लेकर आप अमेरिका यूरोपियन यूनियन को बेचते हैं, अमेरिका के पास बांग्लादेश में हिंदुओं की रक्षा की आवाज लगाते हैं, वो अलग चीज है। लेकिन हर तरह से प्रॉफिट प्रॉफिट एंड मोर प्रॉफिट। और जो जनता का है, हमारे पूर्वजों ने, मेहनत कर जनता ने जो बना रखा है, उसका पूरा प्राइवेटाइजेशन करके लूट रहे हैं। तो आधार वह है, उसी के आधार पर राजनीति, उसी के आधार पर धर्म, कल्चर, स्पिरिचुअलिज्म, हर कुछ उसी के आधार पर। यहां तक कि शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था का ही आपने पूरा का पूरा बाजारीकरण कर दिया है। जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन सच ये है कि देखने वाले लोग देखना नहीं चाह रहे हैं कि ये वही सरकार है जो भी छाती पीट रही थी और अब धंधे के लिए बांग्लादेश को भारत की छाती पर लाकर क्रिकेट मैच खिलवा रही है। पाकिस्तान के साथ सिंधु जल बंटवारे पर दोबारा से विचार किया जाएगा, भारत ऐसा चाहता है। क्या जानकारी है सर? भारत ने नोटिस दिया है, पिछले वर्ष भी एक नोटिस दिया था पाकिस्तान को, इस साल फिर दिया है। और नोटिस का आधार बनता है कि सिंधु जल, मतलब कई हैं नदियां हैं, जैसे हमारी नदी तिस्ता नदी बांग्लादेश में जाती है, तो अंतर्राष्ट्रीय नियमों के तहत, जिसमें वर्ल्ड बैंक के साथ हमारी 1960 में पाकिस्तान के साथ एक करार हुआ था, एग्रीमेंट हुआ था। और इसमें मुख्य रूप से आता है कि जिस देश से नदी जाती है उसका प्राइम अधिकार है, लेकिन जहां पहुंचती है उसको भी देना है।
यानी वहां का भी विकास हो और पानी बर्बाद होता है उसको बर्बाद ना किया जाए। पूरे पानी का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं तो कितना क्यूबिक पर सेंटीमीटर वगैरह वगैरह यह सब चीजें होती है। लेकिन अब भारत का कहना है कि भाई तब से 1960 से लेकर अभी तक यानी करीब 60 साल से अधिक हो गए, बहुत परिस्थितियां बदल गई हैं। डेमोग्राफिक सिचुएशन यानी जो पानी के बहाव के कारण नदियों में जो जल कटाव हुआ है, इधर उधर हुआ वो हुआ है। दूसरा जो इकोनॉमिक और इन्वायरमेंटल सिचुएशन बदले हैं, जिसमें हम इन्वायरमेंट और क्लाइमेट के प्रति ज्यादा सचेत हो, उसके हिसाब से काम करें। और तीसरा क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो रहा है, उसमें बहुत स्थितियां बदल गई हैं। पाकिस्तान की तरफ से यह बात हुई है कि भारत ने 2 वहां पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम बनाए हैं, प्रोजेक्ट बनाए हैं, और जिसके खिलाफ पाकिस्तान के बहुत सारा पानी अब ले रहे हैं। हालांकि जितना मिल रहा है वो कम नहीं है उनके लिए, वो खुद ही इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन एक हंगामा करने का किया हुआ है। और इसलिए वह लोग वर्ल्ड बैंक के पास गए और यूएनओ के पास गए। भारत इस पर नहीं तैयार हुआ। उस नियम के हिसाब से जो वर्ल्ड बैंक के साथ 1960 में करार हुआ था कि आर्बिट्रेशन में जाए यानी न्यूट्रल पक्ष में लाए, उनको बुलाने की बात हो रही है। कभी भारत पीछे हट रहा है, कभी पाकिस्तान पीछे हट रहा है, क्योंकि मुख्य मसला कुछ और है। इस पानी के लेके असली लड़ाई नहीं है। हमारे यहाँ भी दक्षिण में उस नदियों के किनारे और नदियों के पानी के लेकर जब हंगामा हुआ था, जनता भी आ गई थी। इस मुद्दा को जिंदा रखा जा रहा और कुछ नहीं। लेकिन यदि वास्तव में पानी की जरूरत है, सही ढंग से दोनों देश मिलकर, जैसे बांग्लादेश के साथ तीस्ता बांध की है, उसको बनाए और एनर्जी क्रिएशन एंड रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें, यानी जो पानी जा रहा है उससे भी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पैदा करें, तो दोनों देशों के लिए एक बहुत बड़ा एक संपत्ति पैदा करने वाला, बिजली पैदा करने वाला, बाढ़ से रोकने के लिए और एग्रीकल्चर के लिए बहुत अच्छा अवसर होगा। लेकिन हम किसी और चीज में बिजी हैं। जी, पता नहीं कोई दिव्य ज्ञानी आके ये भी कह सकता है, पहले भी कह चुका है कि बिजली जब निकाल लेंगे पानी से तो पानी में बचेगा ही क्या। खैर, वन नेशन वन इलेक्शन की बात की जा रही है और 100 दिन पूरा होने पे ये शिगुफा छोड़ दिया गया है। क्या ये वाकई में शिगुफा है? बिल्कुल शिगुफा है। शुरुआती दौर में यही भाजपा भी कर रही है कि जब देश स्वतंत्र हुआ था और उसके 2-3 चुनाव हुए थे तो उसमें तकरीबन एक ही साथ होता था, लेकिन उसके बाद से स्थितियां बदली हैं। कहीं राज्य में कांग्रेस ने सत्ता पलट दी, कहीं वहां के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा देके और विधानसभा को भंग करवा दी राज्यपाल से मिलके, और फिर बीच में चुनाव हुआ। अब देखें तो हर साल 3-4-5 होते हैं। इसका कहना है कि भैया यदि एक ही दिन सब जगह एक ही दिन नहीं, वन इलेक्शन वन नेशन के तहत में यदि होता है, इकट्ठे होता है, तो बहुत सारे पैसे बचेंगे और जो क्षेत्रीय दल है उनके लिए बड़ा फायदा होगा। जबकि क्षेत्रीय दल कहते हैं कि नहीं, हमारा बहुत घाटा होगा, हम हर जगह नहीं लड़ सकते, हम बार बार लड़ना चाहते हैं। वैसे ये लोग बताएं कि एक ही चुनाव को ये लोग, जैसे अभी पिछले लोकसभा का चुनाव हुआ, वो लंबे 1-1.5 महीना तक चलाते हैं, कई चरणों में चलाते हैं। वो क्या है? क्या वह वन नेशन वन इलेक्शन का साथ है? तो इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। मुख्य मुद्दा जो कल भी मैंने कहा था कि आम आदमी पार्टी जो कर रही है, आज का चुनावी प्रक्रिया ना निष्पक्ष है, ना स्वतंत्र है, ना ही वह उस बदलाव कर सकता है जिससे मेहनतकश जनता को वास्तव में एक प्रजातंत्र मिले, उनके लिए, उनके द्वारा, और उन्हीं के मतलब कंट्रोल में हो। ऐसे संभव नहीं है चुनाव से चुनाव तक की राजनीति में। जी, गधे की मौत के बाद बिहार में 55 लोगों पर एफआईआर, क्या हुआ सर ऐसा? यह भी एक इंटरेस्टिंग है। एक्चुअली देखे तो कुछ खास नहीं है, लेकिन बक्सर में वहां पे पानी के समय में, बक्सर नहीं पूरे बिहार में देखे तो बिजली के जो खंभे हैं वहां पे करंट आता है, जो कि वहां पे होता है, और कई जगह तार भी गिर जाते हैं। इससे कई लोग भी मरते हैं, जानवर तो मरते हैं। पूरे बिहार में समस्या है। पहले बिहार बोर्ड के पास अपना स्थायी मतलब परमानेंट कर्मचारी होते थे। बिहार सरकार ने भी यूपी में जब से मायावती ने शुरू किया, बाद में गुजरात में इसको किया गया, जो कॉन्ट्रैक्ट पर लेबर आने लगे ताकि उनको ज्यादा पैसा ना देना पड़े और सरकार जो है सो अपनी पैसा बना के अपनी मस्ती के लिए जो भी काम करना कर सके और मानव बल के तहत करते हैं। तो ये लोग अब करने में समर्थ नहीं हो पा रहे, जो भी 10-20 हजार इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट पर जिससे मानव बल करते हैं। और इसमें बेचारा एक जो बंदा है अपना गधों को लेकर जा रहा था, 4 गधों को, है ना, और यह कहना है ददन रजा कि इसने कर्ज लेके 80,000 कर्ज लेके 4 गधे खरीदे थे अपना बिजनेस चलाने के लिए। गरीब बंदा है। और जब ईंट की भट्टी वगैरह जब होती वहां जब काम करता है, उस समय ये उनको भाड़े पे देता है और 800 रुपया प्रति महीना इसको पर गधा मिलता है।
और वही इसका मतलब रोजी रोटी का है। एक गधा मर गया, 3 घायल हो गया, जा रहा था बिजली करके। और इसके पहले भी कोई पंचायत के कुछ और भी लोग हैं जो कि उनका एक का भैंस मर गया, एक का कुछ और मर गया, और एक कुल लोगों ने मिलकर बड़ा हंगामा किया पंचायत के लेके, वहां जाके कर लिया। यहाँ के जूनियर इंजीनियर का कहना है कि इस कारण 2 घंटा बिजली बंद हो गया, शाम का समय था। जबकि पंचायत का कहना है कि हम तो पावर ग्रिड में घुसे ही नहीं थे, हम बिजली कैसे बंद करेंगे। इन्होंने जानबूझकर बिजली बंद किया चूंकि अंधेरा हो रहा था, और हम जो है सो वास्तव में अपना धरना प्रदर्शन ना कर सके। और इन लोगों ने मिलकर वहां की जो एक महिला थानेदार है उनके साथ मिलकर जितने भी लोगों का मिला, महिलाओं पुरुषों सब पे, मतलब एक लाइन से कोई अंतर नहीं पड़ता है, कोई यादव है, कोई मिश्रा है, कोई कुछ है, और इनके खिलाफ प्रशासन और बिजली विभाग ने मिलकर एफआईआर दर्ज कर दिया ताकि इनको परेशान करें। और यह एक तमाशा सा हो गया है, मतलब इन्हें अधिकार भी नहीं है विरोध करने का, और बिजली विभाग का जो बुरा हालत है पूरे बिहार राज्य में उसको छुपाने की कोशिश और कुछ नहीं है। जी, मतलब मार भी रहे हैं और रोने भी नहीं दे रहे। उनका गधा भी मर गया और उन्हें इंसाफ भी नहीं मिला, उन्हीं पर उल्टा मुकदमा भी ठोक दिया। अगली खबर है रूस से। यूक्रेन ने बड़ा ड्रोन हमला किया है और उसके बाद रूस के हथियार डिपो में आग लग गई और धमाके ऐसे होने लगे जैसे वहां पर भूकंप आ गया हो। जी हाँ, ये बहुत बड़ा जबरदस्त धमाका है। रशियन सपोर्टेड है, जो रूस के लोग हैं जो सोशल मीडिया में लिख रहे हैं, उनसे ऐसा पता चलता है कि मॉस्को से ही कुछ दूर पर तवेर नामक एक जगह है जहां पर बहुत बड़ा इनका डिपो है, जहां मिसाइल, गाइडेड मिसाइल, रॉकेट्स और तोप यानी आर्टिलरी सब के गोला बारूद रखे रहते थे। और कहते हैं कि बड़ा जबरदस्त बनाया गया, यानी ऐसा है कि जब तक उस पर डायरेक्टली कोई बड़ा सा बॉम्ब ना आ जाए या न्यूक्लियर अटैक ना हो जाए, वह एक्सप्लोड नहीं करेगा। और कहते हैं कि यूक्रेन का केवल यूएवी यानी ड्रोन आकर अटैक किया और ऐसा हो गया है। और इनका कहना है, जहां तक रशियन आर्मी का, हमने कई ड्रोन्स को, जो दर्जनों में आए थे, कई ड्रोन्स को मार गिराया, उनके मलबे गिरे, जो कि गलत बात है, छुपाने की कोशिश है। जरूर कहीं ना कहीं से मिसाइल का अटैक हुआ, बड़ा जबरदस्त हुआ है, और एक बार अंदर घुस गया, एक्सप्लोड हुआ, तो उसको सेकेंडरी एक्सप्लोशन कहते हैं। मतलब उसके साथ साथ जो दूसरे बारूद फटे और पूरा फट गया और भयानक तबाही हुई है, भयानक बर्बादी हुई है। और इससे जहां तक यूक्रेनियन कैंप में है, उनके सैनिकों में जबरदस्त उत्साह है, और उनका कहना है कि अब रूस के किसी भी क्षेत्र में पहुंचकर हम रूस को मारेंगे, भले हमें लॉन्ग रेंज मिसाइल का मिले ना मिले। यह देखने की बात है कि पुतिन और उनके जो साथी हैं, पॉलिटिकल मिलिट्री जो लीडर्स हैं, किस तरीके से अब इस समस्या का समाधान कर पाते हैं। जी, अगली खबर है ब्रिटेन से। यहाँ के प्रधानमंत्री बड़े महंगे महंगे तोहफे ले रहे हैं, चर्चाएं खूब हो रही है पूरी दुनिया में उनकी सर। $1 लाख, यानी यहां से करें तो 100 करोड़ रुपया, डॉलर नहीं, पौंड, यानी एक पौंड करीब 100 रुपये का होगा। मान लीजिए 90 रुपये का है तो 90 करोड़ का हो गया। इतने इन्होंने लिए हैं जब ये विपक्ष में थे, टोरी के लेबर के लीडर थे, और प्रधानमंत्री बनने के बाद भी कुछ समय तक लेते रहते हैं। और इसमें इन्होंने कपड़े, एकोमोडेशन जहाँ गए हैं, चश्मे, बड़े बड़े महंगे चश्मे, पता नहीं ये प्रधानमंत्री राष्ट्रपति लोग इतने विदेशी चश्मे और दूसरे महंगे चश्मे क्यों लेते हैं, यह मेरी समझ से बाहर है। किस तरह का पागलपन है इनको, कपड़े ले रहे हैं, भला बताइए, बड़े बड़े महंगे महंगे वाले कपड़े। और 40 बार लिया है, और फुटबॉल मैच देखने के लिए जाते हैं। टेलर स्विफ्ट जिसकी बात करते हैं, उसके कंसर्ट देखने के लिए गए, अमेरिकी, जिनकी हमने चर्चा की हुई है, उसके लिए गए हुए हैं। वैसे यह भी बता दूं कि पहले के भी जो नेता है, ऐसा नहीं कि नहीं लेते रहते हैं, वो जैसे डेविड कॉर्बिन रहे हैं, कॉर्बिन भी खुद लिए हैं, डेविड कॉर्मुन, कैमरून, बोजो यानी बोरिस जॉनसन, लिज ट्रस जो पहले थे, ऋषि सुनाक, लेकिन इतने महंगे नहीं लिए थे। इन्होंने कुछ तोहफे लेके बेच भी दिए अपने। यानी यह अजीबो गरीब बात है। इनकी जो प्रवक्ता है इनके पार्टी की, महिला, कहती कि भैया सबका जवाब मेरे पास नहीं है, नहीं जाते तो कैसे जाते वगैरह। लेकिन इनको जवाब देना चाहिए कि भारत से भी सीखें। भारत की भी जब आज के प्रधानमंत्री जब विपक्ष में थे तो उन्होंने अंबानी अदानी के जहाजों से घुमा, पैसे लिए, दूसरे जो किए, ये लोग ना लेंगे तो कैसे काम करेंगे, और ना यदि उनके काम करते तो ये लोग क्यों उनको फिर मदद करेंगे। इन दोनों का जो आपसी सहयोग है, प्रेम है, अनायास थोड़ी है, नहीं तो ये लोग सत्ता में थोड़ी आएंगे। जी, अमेरिका चुनाव से जुड़ी खबरों का रुख करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप पर फिर हमले की कोशिश की गई है। इस बार उनकी रैली से दूर कार में विस्फोट बरामद हुआ है। संयोग हो रहा है क्या ये सब? ये इस चीज पे इन्होंने, डोनाल्ड ट्रंप की जहां तक रैली की बात है, एलोन मस्क ने लिखा, इनके पक्ष से उन्होंने भी लिखा, लेकिन जब पुलिस से पूछा गया तो कहा कि उन्हें ऐसा कोई सबूत नहीं मिला कि जहां वो भाषण देने वाले थे उनके बगल में कुछ दूरी पर कार था जिसमें गोला बारूद था।
हो सकता है सही में झूठी खबर हो सकता है सही भी हो। एक सर्वे के हिसाब से, एक नहीं कई सर्वे किए गए, 13 सर्वे किए गए। एक ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जीत रहे हैं, आगे हैं। 12 ने कहा है कि कमला हैरिस जीत रहे हैं, और वह भी जीत का मार्जिन छोटा मोटा नहीं। कमला हैरिस को कई जगह 60% मिलने लगा है, और इनको 40 से भी कम मिल रहा है। 3-4% इधर उधर है, वो दूसरे लोगों को मिल रहा है। इसलिए ये लोग बदहवासी में इनके साथ एलॉन मस्क मिलके अब इस तरह की खबरों का वो फैला भी रहे। हो सकता है ये लोग खुद ही ऐसा करें। तो मान भी लेते हैं कि गोला बारूद है, तो पूरे अमेरिका में गन कल्चर जबरदस्त है, वो उसका हिस्सा है। हो सकता है वास्तव में यूक्रेनियन कोशिश कर रहे हो, वास्तव में हो सकता है ईरानियन कोशिश कर रहे हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये लोग अभी ऐसी कोशिश कर रहे हैं। हाँ, इन बातों का हलावा रशिया टुडे में खूब जम के चल रहा है, और जो ट्रंप को जिताना चाहते हैं वो लोग इसका प्रचार प्रसार खूब कर रहे हैं। जी, अगली खबर है, ब्याज दर घटा दी गई है और बताया जा रहा है कि इसका फायदा हैरिस को बड़ा तगड़ा पहुंचेगा। लोग उम्मीद भी नहीं कर रहे थे कि इतनी घट जाएगी। हाँ, 10.5% घटाया गया है। फायदा जहां तक कहें कि वहाँ का, जैसे यहाँ का आरबीआई है, वहाँ फेडरल बैंक है, वहाँ का पूरे स्टेट का फेड शॉर्ट में कहते हैं। तो उनका अधिकार बनता है कि सरकार से इंडिपेंडेंट रह के दो कोशिशें करे। एक तो महंगाई दर घटाए। हालांकि महंगाई पूंजीवादी प्रक्रिया का एक आवश्यक अंग है, वैसे ही जैसे बेरोजगार है और जनता को मूर्ख बनाए रखने की कोशिश है, वो दोनों चीजें साथ साथ है। और दूसरा इनका कोशिश है कि आप बेरोजगारी घटाएं। ये लोग कैसे बेरोजगारी घटाएंगे पता नहीं। तो जब भी महंगाई बढ़ती है तो ये लोग अपना रेट जो है वह भी, मतलब जो देते हैं जनता को या व्यापारियों को देते हैं, उसको बढ़ाना शुरू करते हैं ताकि बाजार में पैसा कम हो जाए। और अभी चूंकि महंगाई घट रही है इसलिए घटा रहे हैं। उम्मीद था कि 0.25% ऐसा कुछ होगा, लेकिन हम 0.25 के जगह पर दुगुना 0.5% घटा दिया है। लैंडिंग रेट जिसको कहते हैं सो घटा है, वो हम डिटेल में ना जाए अर्थशास्त्र के वहां का। और इसके कारण वहां की जो पूरी मीडिया है वाह वाह करने पर लगी हुई है बाइडेन का, खासकर कमला हैरिस का, जिसमें इनका कोई रोल नहीं है। जी, तो ये तो चुनावी स्टंट भी होगा ना सर, कह दिया होगा वहां के रिजर्व बैंक को कि भैया घटा दो। बिल्कुल, इसमें संदेह ही नहीं। ये जो भी इनका है डीप स्टेट है, वह काम कर रहा है पूरी तरह से, जिसमें केवल यही लोग नहीं है, ब्रिटेन का इंटेलिजेंस और आईडीएफ यानी नेतान्याहू के जो पक्ष में हैं, और उसका मोसाद, ये सब काम कर रहे हैं मिलकर कि किस तरह से ट्रंप को हराया जाए। हालांकि ट्रंप भी दूसरे तरह में कहें तो कम युद्ध परस्त इंसान नहीं है, वह भी जो है इसी में शामिल है, खुद ही एक पूंजीपति है। सवाल वही होता है कि किस पूंजीपति के किस धड़े के साथ आप है। कोई भी जनता के लिए नहीं है, कोई भी मजदूर वर्ग के लिए नहीं है। बाय द वे, वहां का एक बहुत बड़ा ट्रेड यूनियन जिसके 9 करीब 1 करोड़ से अधिक लोग सदस्य है, नंबर 2 नंबर 3 वहां पे आता है, उसके पास भी ये लोग गए हैं। और पहली बार हुआ है कि किसी यूनियन ने, जैसे पहले यूनाइटेड ऑटो वर्कर्स, एएफएल सीआईओ, इन लोगों ने, ये हमेशा डेमोक्रेटिक पार्टी को कहते हैं कि उनको वोट दो, क्योंकि उनके संख्या में भारी मात्रा में। और यह जो बिग यूनियन है, इसका नाम ही वैसा है, ट्रीमस्टर यूनियन, इन्होंने कहा कि हम इस बार हम डेमोक्रेट्स या रिपब्लिकन किसी को वोट देने के लिए हम नहीं कहेंगे अपने मजदूरों से। और एक बड़ा महत्वपूर्ण कदम मैं इसको मानता हूं, ताकि यह विकल्प की राजनीति को तेज करे, मजबूत करे। जी, बहुत अच्छी बात है। हैरिस से जुड़ा हुआ हिट एंड रन का क्या मामला है सर? हिट एंड रन, यह भी जहां तक मीडिया की बात है, मीडिया कहती है कि गलत बात है। 2011 में कुछ, जहां तक रिपब्लिकन्स की बात है, उन्होंने कहानी एक बनाई थी और बना के बाता था कि कमला हैरिस ने एक बंदे को मार दिया था, बंदी को मार दिया था और भाग गई थी। हालांकि उस कहानी में ना आग है ना धुआं है, तो इससे आगे हम कोई बात करने की जरूरत नहीं। बस इतना ही समझे कि किस तरह से प्रोपेगेंडा जो है सो मिस इन्फॉर्मेशन किस तरह से उसको बढ़ा रहा है, वैसे ही जैसे भारत में हो रहा है वो अमेरिका में दिख रहा है। जी, चलिए, जहां आग है और धुआं भी है वहां की बात कर लेते हैं। सीआईए का एक ऑफिसर, सजा हुई है उसको, नशीला पदार्थ देकर बहुत सारी महिलाओं से रेप कर चुका था। यह बड़ा मतलब अजीब व गरीब बात है। वहाँ की महिलाओं ने, हालांकि इनको मिला है 30 साल की सजा, और जब ये सजा सुन रहा था ये इंसान, तो कोर्ट में चुपचाप सर लटकाए हुए बैठे हुए था। और दर्जनों औरतों के साथ, जहाँ भी विदेशों में भी गया सी एक तरफ से अपने देश में, उनको बुलाना अपने ऑफिस, खासकर घर में बातें करना,
चाय वगैरह देना, यदि वाइन लेती हैं तो वो भी देना, उसमें नशीली दवा देना, और उसके बाद से जो दुष्कर्म करना था करना ही था, वीडियो बनाता था। मतलब ये पागलपंथी का निशानी है। और ये महिलाएं इस पर कह रही हैं कि बड़ी अच्छी बात है, इससे ये मिलेगा, लेकिन हम देखें तो विदेशों में, खासकर अमेरिका में, जो तथाकथित रूप से हमारे देश के कई बेवकूफ़ों के लिए कि बड़ा जबरदस्त डेमोक्रेसी का सेंटर है, और वहाँ कितने विद्रूप रूप है, मानसिक बीमारी है, और हम पहले भी इसकी घटनाओं किस तरह की बातें हम देख चुके हैं, चाहे वो गन कल्चर हो, रेप हो, और एक दूसरे को मारने की बात हो। पागलपन का मतलब लगता है कि एक नया चीज बन गया है, और पूंजी ने, मृत पूंजी ने इनकी जीवित आत्मा को पूरी तरह अपने अंदर जकड़ लिया है। जी, बताया जा रहा है अफगानिस्तान को लेकर अगले हफ्ते कोई मीटिंग होगी, उसमें एंटोनी ब्लिंकन भी शामिल होगा सर। यह मीटिंग उस तरह का नहीं है। मतलब 2021-22 में जो ये भागे अमेरिकी सैनिक, तो उसके ऊपर एक कमेटी बनाई गई है जो खोजबीन करे कि क्यों भागा, कैसे भागा, क्या हालत हुई। और मेनली यह जो कमेटी है रिपब्लिकन के अंडर आता है, मतलब उसके जो रिप्रेजेंटेटिव है उसी के बहुमत है, और इनको बार बार ये नोटिस दे रहे हैं। कई नोटिस में ये मिसिंग है, क्योंकि ये तो दौरा ही, मतलब ये दौरा मंत्री कहें तो ज्यादा अच्छा है विदेश मंत्री कहने से। और इनको इस बार वार्निंग दी कि नहीं आएंगे तो इसको कोर्ट का अवमानना माना जाएगा, और हम अपनी तरफ से कार्रवाई जारी रखेंगे। तो इनकी मजबूरी होगी कि उसमें भागकर जाएंगे। जी, चलिए अब रुक कर लेते हैं गाजा से जुड़ी खबरों पर। पहला जो अपडेट है, ताइवान कह रहा है हंगरी में बना, हंगरी कह रहा है हमारे यहाँ नहीं बना, जो कंपनी है वो मैन्युफैक्चरिंग करती नहीं है। तो फिर वो पेजर वाला डिवाइस आखिर बना तो कैसे बना? एक सवाल ये भी पैदा होता है कि पेजर के बाद जिस तरीके से वॉकी टॉकी में कल ब्लास्ट किए गए, और उसके अलावा कई और सारी चीजों में जो थंब स्कैन करते हैं बायोमेट्रिक एंट्री के लिए, वहां पर भी ब्लास्ट हुए। क्या ये सब डिवाइस को इस्तेमाल करके किए गए हैं या सैटेलाइट का इसमें कोई रोल है? क्या क्या जानकारी आपके पास है सर अब? सैटेलाइट का रोल तो इंफॉर्मेशन के लिए हो सकता है, या संभव है कि वहां से भी सिग्नल भेजकर जो बारूद और जो चिप लगाए गए हैं इनके अप्लायंसेज में, कल तो हम पेजर की बात कर रहे थे, अब मोबाइल और हर जगह आ रहा है। यहाँ तक कि जो सोलार कुकिंग या सोलार रन, मतलब उसके द्वारा जो भी इक्विपमेंट चल रहे हैं वो चल रहे हैं, किचन के भी इक्विपमेंट में आ गया है। और दोबारा मतलब सैकड़ों में हुआ है, कई लोग मारे भी गए हैं। और केवल अब बेरूत में नहीं, दक्षिणी लेबनान में भी हो रहा है। और यह प्री प्लान्ड है। इतना बता दूं कि इजरायली फोर्सेस जो अभी तक गाजा पट्टी में थी, वहां से अच्छे अच्छे बटालियन को, जो लड़ने वाले उनको उठा के लेबनान के बॉर्डर पे उनको जमा किया जा रहा है। और जहां तक इसकी बात है ताइवान में, तो ताइवान वो हब सेंटर है एक तरह से कहें, इसराइल की तरह। हालांकि उस तरह से वहां पे मिलिट्री बेस नहीं है, अमेरिका का है तो जरूर, लेकिन उस तरह का नहीं है जिस तरह से कि यहाँ पे मिडिल ईस्ट में है, और पूरे के पूरे अरब देश में कंट्रोल करने की कोशिश करता है। बल्कि ताइवान में वह चीन के खिलाफ उसकी घेराबंदी की बात करता है, जिसमें क्वाड है वगैरह वगैरह है। और इस पे हम याद दिला दें अपने सुनने वालों को, श्रोताओं को, कि ट्रंप ने भी कहा था कि ताइवान में हमारे बहुत सारे ऐसे कंपनी को जो सेमीकंडक्टर बनाते थे, चिप्स बनाते थे, वह लेकर चले गए, उन पे कब्जा कर लिया, और बदले में हमें कुछ देते नहीं। इस मामले में चूंकि उनका भी फंसा हुआ, और इस पर एलॉन मस्क बड़े खुश होते हैं क्योंकि वहां भी उनका बैटरी रन कार वगैरह सब होता है, चल रहा है। इसका मतलब ये है कि ताइवान वैसा जगह है, दक्षिण कोरिया से ज्यादा बेहतर उन्नत, जहां की इस तरह के शेडी यानी छुपे हुई चीज बनाए जाते हैं। बाद में इन्होंने हंगरी की बात कर दी कि हंगरी में गया है, और ये ताइवान की जो कंपनियां हैं वह कंट्रोल करता है अमेरिकी की कंपनी, उसमें इसराइल के भी पैसे लगे हुए। वैसे ही जैसे कि चीन के अंदर में जब वायरस का पता चला, और यहां तक कि यूक्रेन में भी बायोलॉजिकल फैक्ट्रीज वगैरह का जो पता चला, जो इस तरह की वायरस का जो करते थे, जिससे पूरे विश्व में हंगामा हो गया, कोविड-19 की बात है, उसमें भी अमेरिकी पूंजी लगा हुआ था। यानी अब जहां देखें वहां अमेरिकी पूंजी लगा हुआ है। तो यह स्पष्ट हो रहा है, साफ साफ हो रहा है कि यह जो चीजें हुई हैं उसमें अमेरिका को जानकारी ना हो, पता नहीं है। इजरायली डिफेंस मिनिस्टर यो गैलेंट ने इस घटनाओं के, जो पहली बार जो मास डिटोनेशन हुआ था, एक्सप्लोशन हुआ था, अमेरिकी डिफेंस मिनिस्टर को, लॉयड को फोन करके बोला था कि कुछ जबरदस्त होने वाला था। और दूसरी घटना के पहले भी इनके विदेश मंत्री को बताया गया था। ये लोग झूठ बोल रहे हैं कि नहीं पता है। नंबर 2, जो मैं हम कह रहा हूं कि
युद्ध के साथ साथ जो आतंकवाद का रूप इतने बड़े रूप में आ रहा है, अब दोनों के बीच में जो दूरियां हैं वो खत्म सी हो रही है। यह भी उस युद्ध का ही हिस्सा है और वॉर इंडस्ट्रीज का हिस्सा है, जिसके तहत मुनाफा करने, दूसरे देशों पर कब्जा करने, पूरे विश्व मार्केट पर कब्जा करने और अपने पूंजी को बाजार ही नहीं लूट के बढ़ाने की तरफ हो रहा है। यह सब मिला के बड़ा ही स्पष्ट हमारे सामने है कि दुनिया किस तरफ बढ़ रही है। जी, जो एक लाइन निकल के आ रही है मीडिया में, हालांकि पूरी तरीके से खुलकर उस पर कोई बोल नहीं रहा है, लेकिन कह ये रहे हैं कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने इसराइल बना दिया और इधर आकर ताइवान बना दिया। ये भी अमेरिका ने जानबूझ के बनाया। इस बारे में क्या कहना आपका? जी बिल्कुल कहना है, मैं इस चीज को कहता आ रहा हूं, बिल्कुल सहमत हूं आपसे। क्वाड की बात मैंने की, ऑकस जिसकी बात आपने की थी, यानी ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस, जिसमें अब दूसरे देश भी, कनाडा भी आना चाहता है। न्यूजीलैंड कुछ हद तक न्यूट्रल रहता है, वो इनके साथ नहीं आना चाहता है। फाइव आइज है जिसमें बेसिकली इंग्लिश स्पीकिंग वाले देश हैं। तो ये सब चीजें जो नेटो है, नॉर्थ अटलांटिक, ये लोग इंडियन पैसिफिक क्वेश्चन, यानी इस तरह अपनी चीज बनाना चाहते हैं ताकि चीन घेरे, और इसमें छोटे छोटे वैसे भी देश आएंगे जैसे फिलीपींस है और दूसरे जो इस तरह के बहरीन है वगैरह वगैरह के लाना चाहते हैं। और भारत तो पूरी तरह से उछल रहा है कि भैया हमको भी ले लो, हमको भी। हर जगह देखते हैं तो स्ट्रेटेजिक ग्लोबल पार्टनरशिप उसके तहत, यानी बड़ी खुशी होती है, यहाँ की जनता की बड़ी खुशी होती है कि भैया बताओ, अमेरिका जैसे महान देश के साथ, यदि हम विश्व गुरु है तो अमेरिका महान कहां से हो गया बे, खैर उसके जैसे देशों के साथ, जापान के साथ मिलकर हम स्ट्रेटेजिक ग्लोबल पार्टनरशिप बना रहे हैं और पूरा का पूरा मिलिटराइजेशन करने की कोशिश है। क्योंकि मिलिट्री अब सबसे बड़ा, जहां तक प्रॉफिट रेट की बात है, वह इंडस्ट्री बन चुका है और वह एकमात्र रास्ता बनता है कि जनता जो कहीं से भी विरोध करती है उसकी पूरी तरह से दबा देने के लिए, उसको आपस में लड़वा देने के लिए, आतंकवाद में उसको संलिप्त करने के लिए और उसको नेस्तानाबूद करने के लिए कुछ भी कर सकती है। जैसे अभी मास स्केल पे इजराइल ने जिस तरीके से पूरे लेबनान में किया है, वह पूरे विश्व में के किसी भी कोने में हो सकता है। जी, कुछ चीजें निकल कर आ रही हैं, उन पे बात कर लेते हैं। जो डिवाइस बच गई हैं उनकी जांच की गई, जांच करने के बाद पता चला 2 से 3 ग्राम उनके अंदर जो है धमाका खेज मादा लगा रखा था और उसी से ब्लास्ट किया गया। अब इसके बाद सवाल पैदा होता है कि क्या इसलिए इतनी आसानी से इजराइल सब कुछ कर पाया, या अमेरिका इसलिए सब कुछ कर पाया क्योंकि हिजबुल्लाह को अमेरिका ने, यूरोपीय यूनियन ने आतंकवादी घोषित कर रखा है। वो कोई भी धंधा सीधे किसी से कर ही नहीं सकता, उसको कोई भी सामान खरीदने के लिए थर्ड पार्टी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, सहारा लेना पड़ेगा, तो इसलिए उसके साथ कुछ भी किया जा सकता है और ये कर दिया गया। यह तो साफ है। हालांकि हमारे सामने यह ओपनली मीडिया में नहीं आता है कि किस तरह अमेरिकी हेजेमोनी, यानी साम्राज्यवाद उसका, जिसके मुख्य पार्टनर मिडिल ईस्ट में इजराइल है, यूरोपियन यूनियन में नेटो है, उधर इंग्लैंड है, इस तरफ जापान, साउथ कोरिया और दूसरे देश हैं, कनाडा है। और ये लोग आपस में यदि विरोध भी करते हैं एक दूसरे का ओपनली, हमारे लिए गुड कॉप एंड बैड कॉप, यानी खराब पुलिस और अच्छा पुलिस, एक पिटाई करता है दूसरा मलहम आके लगा जाता है, ये सब ये काम कर रहे हैं। हर जगह एक दूसरे के पूंछ को पकड़े हुए, हर जगह एक दूसरे के साथ सटे हुए हैं और इन्हें पता है। यहां तक अरब कंट्रीज में भी इनके पूरे आर्म्स ऑमिनेशंस, इनके मिलिट्री बेसिस, इंटेलिजेंस और इनका मोबाइल में जहां ये बारूद तक लगा सकते हैं, पेजर से बारूद तक लगा सकते हैं, तो इनका जो सिगेंट यानी सिग्नल इंटेलिजेंस, यानी हम क्या बातें कर रहे हैं, नहीं बातें कर रहे हैं, क्या मैसेज बढ़ रहे हैं, वह इजराइल का जो उसका एप्लीकेशन आया था इंडिया में, पेगासस, जी काफी हंगामा हुआ था। वैसे इनके हर जगह, दुनिया में हर जगह भरे हुए। अमेरिका ने भी कोशिश की थी, जो उसका नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी के थ्रू हुआ था और ब्रिटेन में भी हुआ था, और पता चला था कि यहाँ के प्रधानमंत्री, यहाँ तक कि फ्रांस की उस समय जो राष्ट्रपति थी महिला, वो और जर्मनी, यहाँ तक की भी अगेंस्ट इन्होंने लगा रखा था, ताकि ये क्या बातें करते हैं, व्यापार में कहीं इनका विरोध तो नहीं कर रहे हैं, इनके कंपटीशन में सफल तो नहीं हो रहे हैं, कहां कहां युद्ध करें। यह हर जगह फैला हुआ है। इसलिए याद रखें कि हम कोई भी विदेशी माल बड़े खुश होकर खरीदते हैं कि यह नोकिया है या ये है वो है, उसका क्या अंजाम भविष्य में हमारे देश में भी हो सकता है, क्योंकि अमेरिकी सेना प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान, बांग्लादेश में घुसी रही है। जी, यूएन बड़ा चिंतित है। कल यूएनएससी की इस पूरे मुद्दे को लेकर मीटिंग होने जा रही है, आपको लगता है कुछ होगा? कुछ न कुछ तो बातें जरूर होंगी और इसकी निंदा की जाएगी। रूस ने भी निंदा की है, कहा है कि यह बड़ा ही भयावह
स्थिति है और जो भी इसका दोषी है उसको सजा दी जाए। भाई इसका सजा कौन देगा? यूएनओ तो ठीक है, इसका पॉलिटिकल एस्पेक्ट ही होता है कि भाई पूरे के पूरे दुनिया में जाता है कि ये चीजें हो रही है और इसमें कौन बदमाश है कौन नहीं है। अभी तक इसमें इजराइल चुप है। अमेरिका के जब उनके सिक्योरिटी से पूछा गया तो उन्होंने कहा, उनसे जब सवाल पूछा गया कि क्या इसको आप सही मानते हैं कि युद्ध का अब यह एक नया रूप आ गया, उन्होंने कहा कि सवाल बहुत बढ़िया लेकिन जवाब नहीं दे सकते। तो ये तो मिले हुए हैं, सब आपस से मिले हुए एक दूसरे को जानते हैं, और बिना अमेरिका के मदद से इस मात्रा में हर इक्विपमेंट में बारूद भरना क्या आपको संभव लगता है? बिल्कुल नहीं। यह कहीं से भी संयोग नहीं है, बल्कि यह प्लान्ड है। और खासकर युद्ध के बाद से भारी मात्रा में जो पेजर्स और सब आए हैं, पूरे के पूरे हिजबुल्लाह हर जगह में दिया जा चुका है। और हमारे जो धार्मिक नेता, किसी भी धर्म का हो, हमारे धार्मिक नेता कहते हैं कि पिछले काल में चलो, हमारा गोल्डन एरा था, बड़ा बढ़िया था, उसको जाओ। ये इक्विपमेंट का इस्तेमाल क्यों करते हो? ये तो आधुनिक है। उस समय तुम्हारे धर्म में, तुम्हारे धर्म नेताओं ने इसकी कोई चर्चा नहीं की थी। उस समय 200 वर्ष पहले ये सब चीजें नहीं थी, 1000 वर्ष पहले की बात तो भूल जाओ। जी ठीक है, चलिए, लेकिन अब सवाल ये पैदा होगा, पेजर ब्लास्ट हो गया, वॉकी टॉकी ब्लास्ट हो गया, मोबाइल पहले से हिजबुल्लाह इस्तेमाल नहीं करता था, तो कम्युनिकेशन के लिए क्या करेगा? और अगर कम्युनिकेशन सिस्टम पूरा टूट गया हिजबुल्लाह का, और ऐसे में अपनी फौजें ले जाकर उत्तरी इजराइल में लेबनान के बॉर्डर पे खड़ी कर दी हैं इजराइल ने, तो क्या वो अब जमीनी हमला करेगा? और जमीनी हमला करेगा तो जो एंटोनी ब्लिंकन घूम रहा है, क्या वो इसी सब के लिए माहौल बनाने के लिए आया हुआ? बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन अभी फिलहाल वक्त का तकाजा है, हम चलते हैं यूएनजीए की तरफ, जहां फिलिस्तीन पर इजराइल के कब्जे को लेकर कल वोटिंग हुई। भारत क्यों गायब रहा सर? यह भारत का भी खुलेआम दिखता है, खासकर ऐसे समय में जब यह ब्लास्ट हुए, डबल दो बार हुआ, सैकड़ों नहीं हजारों इक्विपमेंट उड़ गए। और अभी हाल फिलहाल में हमारे ऐसे मोदी के जन्मदिन के मौके पर ब्लास्ट हुए तो लोग कह रहे हैं उन्होंने जश्न मनाया वहां पे। इस पर मेरी कोई टिप्पणी नहीं है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि उसी दिन पे भारत में जो विपक्ष के लोग हैं और जो बेरोजगार हैं, उन्होंने बेरोजगार दिवस कह के जश्न मनाया था। जश्न नहीं, अपने दुख व्यक्त किए थे, चाहे बेरोजगार है। जहां तक हमारे विदेश प्रवक्ता, विदेश मंत्री हैं जयशंकर, इन्होंने अभी जब मिडिल ईस्ट में, अरब कंट्रीज में हुआ था, तो उन्होंने कहा था कि हर तरह से भारत इसके लिए प्रयासरत्न है कि वहां युद्ध बंदी हो और पैलेस्टीन को पूर्ण राज्य का वो दर्जा दिया जाए। और यहाँ पे एब्सटेन होके वह क्या दिखा रहे? इतनी जल्दी पलटना, यह शर्मनाक बात है। इसका कोई मायने नहीं बनता है। हालांकि 124 वोट से यह जीता है और 43 लोगों ने अब्सटेन हुए हैं, और विरोध में केवल 14 वोट पड़े हैं, जिसमें एक तो यूएसए का होना ही था, उनके जो साथी हैं वो है, और दूसरा इजराइल को खुद का खुद होना ही था, जिसमें यह भी था कि 12 महीने के अंदर में पूरी की पूरी इजरायली फोर्सेस वापस आ जाए। और दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा यह उसमें है कि जो इन्होंने बर्बादी की है उसके लिए भरपाई करें, उनको दंड दिया जाए आर्थिक रूप से और जिस ढंग से। और इस पे इजराइल के राजदूत ने चिल्लाया कि कितना बेहुदा भद्दा मजाक इजराइल के साथ, इस तरह की कैसी बातें कर सकते हैं। और इसका असर जहां तक है केवल पॉलिटिकली है। वास्तव में ग्राउंड पे जो इसका दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है कि यह और भी दिखाता है कि यूएनओ हो, उसका जनरल असेंबली हो, सिक्योरिटी काउंसिल हो, जितने हैं, यह सब एक मजाक के रूप में खोखले से बन चुके हैं। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। खबरें और भी बहुत सारी चल रही हैं, दुनिया भर की चीजें हैं, पल पल बदल रही हैं। ईरान की भूमिका को लेकर भी बातें की जा रही हैं, हिजबुल्लाह किस तरीके से रिएक्शन देगा उसको लेकर भी चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन साथ में जंगबंदी की बात भी हो रही है। लगता है आपको इन हालात में जंगबंदी की बात होनी चाहिए अब? जंगबंदी के बाद पर तो वैसे यह भी न्यूज है कि यूएई के प्रेसिडेंट MBZ हैं, बाइडेन उनको वेलकम करेंगे। MBS तो सऊदी अरेबिया के हैं, ये दूसरे हैं मोहम्मद बिन जायद, या जो भी प्रोनाउंस करें। और इस सप्ताह इनकी बातचीत होगी। मैं बता ही चुका हूं, अमेरिका के विदेश मंत्री 10 बार दौरा कर चुके हैं, दौरा मंत्री बन चुके हैं, और जहां तहां भाग रहे हैं। सीसी भी डिस्कस कर रहे हैं ब्लिंकन से, यानी इजिप्ट के और कतर वगैरह के सारे कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से इजराइल कर रहा है, वह नहीं लगता है कि युद्ध बंदी के पक्ष में है, या युद्ध बंदी की यदि संभावना बनती है तो उसकी पूरी कोशिश है कि हमास हिजबुल्लाह को जितना बर्बाद कर सके वह करे। इजराइल ने केवल इन्हीं की नहीं, उसने यमन यानी
हुतीज में भी अटैक किया था, ईरान में तो करता ही रहा है, सीरिया वगैरह में जहां ठिकाने मिलते वहां भी मार रहा है, अमेरिका मार रहा है, ताकि इन जो भी विपक्ष का है, जो भी हम आवाज उठाता है पैलेस्टीन की, उसको नेस्तानाबूद कर दे और पैलेस्टीनियन अथॉरिटी वास्तव में वहां की सत्ता में आती है, शांति हो जाता है, तो पूरा के पूरा इजराइल के ही अंदर में रहे, जो हमास उसके लिए तैयार नहीं है। और मुझे लगता है, जो आपने एक सवाल उठाया था, तो मैं इतना बता दूं कि इस ढंग का हो रहा है, जब कम्युनिकेशन नहीं रहेगा तो हिजबुल्लाह कैसे लड़ेगा। उदाहरण है हमास, उसका कम्युनिकेशन जिस ढंग से सुरंगों के माध्यम से वगैरह करके, और हिजबुल्लाह ज्यादा ताकतवर है, और एक साथ ही वो लड़े तो उसका जो वास्तव में जो उसका रेसिस्टेंस है, लड़ाई है, उसका असर कुछ और दिखेगा। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और आने वाले दिनों में अब इजराइल के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि हिजबुल्लाह किस तरीके से जवाब देता है, ये बहुत बड़ा सवाल बनकर पूरी दुनिया के सामने खड़ा हो गया। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत बारीकी से रोशनी डाली तमाम चीज़ों पे। थोड़ा वक्त का तकाजा है, कुछ चीज़ें आज हमने छोड़ दी हैं, फिर आपके सामने रखने की उनको कोशिश करेंगे। और आपका धन्यवाद, फिर आपके साथ किसी और मुद्दे पर जुड़ेंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। थैंक यू मिस्टर अकरम।